आज जो मेरे मेहमान हैं वो फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आवाज़ फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के बारे में और भी इनसे मालूमात हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत ठीक से। ठाक हैं। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को और सबको ज़रूर बताइए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन 1995 से काम कर रही है, जी तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर बताइए, आवाज़ फाउंडेशन। देखें, हमने बुनियादी तौर पे ये जद्दोजहद शुरू की थी उन महरूम तबकात के लिए जिनके ऊपर हमारे माशरे में बहुत कम बात होती है। आपको ये पता है कि हमारे यहाँ जो औरतों की पार्टिसिपेशन है मुख्तलिफ स्फेयर्स ऑफ लाइफ में वो बहुत थोड़ी है और बहुत रेजिस्टेंस भी हमारी सोसाइटी के अंदर जनरली पाई जाती है। और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस आपको पता है हर दिन जो है वो बढ़ते नज़र आते हैं। तो ये जद्दोजहद थी जो 1995 से हमने शुरू की और उस वक़्त से लेकर आज तक हमने बहुत सारे कवानीन में तब्दीलियाँ करवाई हैं। हुकूमत के साथ मिलके कोशिश की है कि ख़वातीन को, बच्चों को, लड़कियों को, ख़ास तौर पे लड़कियों की जो तालीम है उसके हवाले से इस तरह के मौक़े पैदा किए जाएँ ताकि वो बराबरी की सतह पे लड़कों के मुकाबले में, मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन और लड़कियां आगे निकलें। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, जहाँ तक ख़वातीन की, लड़कियों की तालीम की बात आती है तो सेकेंडरी तालीम की जो हैसियत या जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली आप अक्सर ये सुनते होंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी जो मेडन स्पीच की थी उसमें उन्होंने ये कहा कि जी 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर हैं। अगर हम ये देखें तो उसमें कोई 1 करोड़ 20 लाख के करीब लड़कियां हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। हमारे यहाँ कोई प्राइमरी लेवल तक जो एनरोल होती हैं हमारे सिस्टम में लड़कियां वो 50-55 लाख के करीब होती हैं और उसमें 26 लाख रह जाती हैं जब वो सेकेंडरी लेवल तक पहुंचती हैं। और सेकेंडरी में भी अगर हम देखें तो 8th क्लास से सेकेंडरी शुरू होती है, लेकिन जब 9th और 10th में पहुंचती हैं तो सिर्फ 14 लाख के करीब रह जाती हैं। तो ये कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि आप देखें कि एक बहुत बड़ी तादाद, कोई तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब लड़कियां जो हैं वो हमारी अभी स्कूलों से बाहर हैं। और उनमें ज़ाहिर है कि हम ये चाहते हैं कि सेकेंडरी लेवल तक कम अज़ कम हमारी बच्ची जो है वो तालीम हासिल करे, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसने सोसाइटी के अंदर एक बेहतर शहरी के तौर पे कदम रखना है। बिल्कुल, और अगली जनरेशन जो है उसको भी, उसकी भी जिम्मेदारी उनके हाथ होती है। ऑफ कोर्स हमारा फ्यूचर है और माँ होती है लड़की फ्यूचर की, तो माँ को तालीम देना कितना ज़रूरी है ये हमें उसका अंदाज़ा होता है। अच्छा, वही मैं कह रही हूँ कि असल तालीम और असल जो सोच और विजडम है वो तो सेकेंडरी तालीम से होता है और उसी में। तो ये मुझे बताएं कि जो लड़कियों की सेकेंडरी तालीम होती है उसमें उनको किन रुकावटों से वो होना होता है? देखिए, चार डायमेंशंस हैं इसकी। सबसे बड़ी डायमेंशन तो एक्सेसिबिलिटी की है। असल में हमारे यहाँ जो प्राइमरी लेवल के स्कूल्स हैं वो तो काफ़ी बड़ी तादाद में हर गांव की सतह के ऊपर बने हुए हैं। सही। लेकिन जब हम जाते हैं मिडिल स्कूलों के ऊपर तो वो उससे भी कम है, उनकी तादाद बहुत कम है, आधे रह जाते हैं। और सेकेंडरी जो है वो आप ये कह लें कि अगर 100 स्कूल जो है वो हमारे यहाँ प्राइमरी बना है तो कोई 10 के करीब जो है वो सेकेंडरी है। तो एक्सेसिबिलिटी एक डायमेंशन है जिसमें हम ये समझते हैं कि कोई तकरीबन लड़कियों को 20-20 किलोमीटर के फासले के ऊपर, 25 किलोमीटर के फासले पे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो मिलता है। देहातों में सिचुएशन जो है वो इस लेवल पे है। शहरों में थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन है लेकिन देहातों में ज़्यादा बुरी है। दूसरी जो एक बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ है वो क्वांटिटी का है। नंबर ऑफ़ स्कूल्स बड़े थोड़े हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लड़कियों के स्कूल्स, चाहे वो प्राइमरी की सतह के हों या मिडिल की सतह के हों या सेकेंडरी तो बहुत ही थोड़े हैं। तो वो लड़कों के स्कूलों का 1/4 आप कह लें हैं हमारे, आधे से भी कम है। ठीक है, तो ये दूसरी डायमेंशन है इसकी। तीसरी डायमेंशन जो हम समझते हैं वो अफोर्डेबिलिटी भी है। ठीक है, लड़कियों को ये अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ इस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होती है ख़वातीन के साथ, बच्चियों के साथ, कि भाई पे तो ज़्यादा खर्च होगा,
भाई को अच्छे कपड़े दिए जाएंगे, भाई के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट की जाएंगी, लेकिन बहन के लिए जो है वो सेकेंडरी हैसियत आ जाती है। सेकेंडरी तो हमारे यहाँ रियासत भी यही कुछ कर रही है कि लड़कियों के लिए स्कूलों की तादाद भी कम है, लड़कियों के स्कूल भी काफ़ी फासले के ऊपर बने हुए हैं। उनकी एक्सेसिबिलिटी और उनकी क्वांटिटी का एक चैलेंज है। और आखिरी चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी बहुत बुरी है हमारे यहाँ। बहुत बुरी है। उसको इम्प्रूव करने की बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये 4 तरह के चैलेंजेस हैं हमारे जो लड़कियों की तालीम में एक बड़ी रुकावट जो है वो बनते हैं। अच्छा नाज़रीन, आप जो आवाज़ फाउंडेशन है इनका साथ दें। लड़कियों की जब तक तालीम बेहतर नहीं होगी, उनकी उठान बेहतर नहीं होगी, तो आने वाले फ्यूचर में जो जनरेशन होगी वो उन्हीं के ज़रिए आएगी। तो उसमें फिर जो बच्चे होंगे उनकी भी ज़ाहिर है तालीम तो होती है, तरबियत में फिर बहुत बड़ा एक गैप आ जाता है। अच्छा ये मुझे बताएं, जो कवानीन और पॉलिसीज़ हैं लड़कियों की तालीम के हवाले से, वो क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, कवानीन और पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी हैं इस मुल्क में। हमने बहुत पहले जो है 2010 में ही राइट टू एजुकेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 25A, वो अपने मुल्क पे लागू कर दिया था। ठीक है, और पार्लियामेंट ने बहुत ही विजडम के साथ इस प्रोसेस को डील किया। लेकिन 25A का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लड़कियों की और लड़कों की तालीम के हवाले से, वो ये कहता है कि 16 साल की एज तक हर लड़के और लड़की को फ्री और कंपलसरी यानी मुफ्त और लाजमी तालीम देना जो है ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो ये एक इतना बड़ा काम है, आइनी हक है हमारे माशरे के बच्चों और बच्चियों का, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी 16 साल की एज तक, और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो कि वो चाहे सरकारी स्कूल हों चाहे गैर सरकारी स्कूल हों, सब जगह के ऊपर जो है वो फ्री और लाजमी तालीम दी जाएगी, कम से कम मैट्रिक तक। तो ये तो 2010 में हमने राइट टू एजुकेशन जो है वो दे दिया। लेकिन उसके बाद हमारे साथ 18वीं तरमीम भी आई, और 18वीं तरमीम के तहत जो है वो एजुकेशन सूबों में चली गई। सूबों ने भी राइट टू एजुकेशन के तहत जो है वो कवानीन बनाए हैं। सिंध में कानून बना हुआ है राइट टू एजुकेशन के तहत, और वहाँ पर सिंध फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लागू भी हो गया है। लेकिन जो हालत है वहाँ पे वो आपको और हमारे नाजरीन को यकीनन अंदाज़ा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के ऊपर कितनी होती है। पंजाब में बुरी हालत थोड़ी इस वजह से है कि कोई 2014 से फ्री और कंपलसरी एक्ट बना है बच्चों के लिए तालीम देने के लिए, लेकिन 2014 से आज तक उसके ऊपर अमल दरामद का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो आप देखें कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं। अगर हम बात करें कि जी हम इन्वेस्टमेंट लड़कियों की या लड़कों की तालीम पे कितनी कर रहे हैं और दीगर मंसूबों के ऊपर कितनी कर रहे हैं, तो वो हमें आज के माशरे में बड़ी वाज़े तौर पे नज़र आ जाती है। मतलब एक हाल ही में हमने देखा है कि हमने मेट्रो ट्रेन का लाहौर में इफ्तिताह किया है, ऑरेंज लाइन का, तो कोई तकरीबन 250 अरब रुपए लगे हैं उसके ऊपर, जबकि हम एजुकेशन के लिए 30 अरब रुपए रखते हैं हर साल के, और वो भी 250 अरब और 30 अरब, और वो भी हम खर्च नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब बात ये है कि हम एक बहुत ही छोटी तादाद लोगों को जो फैसिलिटेट कर सकेगी उसके लिए हम ज़्यादा पैसे रखते हैं। अभी मतलब जो हम खर्च करेंगे मेट्रो ट्रेन और बाकी जो मेट्रो बसेस हैं उनकी सब्सिडी के लिए, वो कोई तकरीबन सालाना 30 अरब रुपए खर्च करेंगे। तो अब 30 अरब रुपए जो है वो एजुकेशन का बजट भी है और 30 अरब रुपए जो है वो सब्सिडी भी दी जा रही है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हमारे यहाँ हुकूमतों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बहुत ही डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं, और हमें ये सोचना चाहिए और हमारी आवाम को ये सोचना चाहिए कि वो किस तरह पुश करें अपने हुक्मरानों को कि भाई जो तालीम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने रिसेंटली शहरियों का एक स्कोर कार्ड लॉन्च किया पूरे पाकिस्तान में, और उसमें हमने ये पूछा कि आप हमें बताएं कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी आपके नज़दीक क्या है। तो पूरे पाकिस्तान से
सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन निकल के आई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी भी यही कह रहे हैं कि एजुकेशन इज़ अ टॉप प्रायोरिटी, और गिलगित और बल्तिस्तान के शहरी भी यही कह रहे हैं, हत्ता कि बलूचिस्तान के शहरी भी यही कह रहे हैं कि एजुकेशन इज़ अ टॉप प्रायोरिटी। तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए एक आई ओपनर होना चाहिए कि शहरियों की बुनियादी डिमांड है क्या। हम टोटल अपने जीडीपी का 2.1 या 2% जो है वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं। कैन यू इमेजिन? तो फिर जिस कौम में तालीम की कमी होगी तो फिर सिविक सेंस की भी कमी होगी और 10 चीज़ों की। अच्छा ज़िया रहमान साहब, एक चीज़ और, आपका फेसबुक का पेज है आवाज़ फाउंडेशन? जी बिल्कुल। और इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे जी एक ही नाम से हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं, आवाज़ फाउंडेशन। जी। ओके नाज़रीन, आप लोग अगर देख रहे हैं आपकी बच्चियों को या किसी भी एरिया में पाकिस्तान में आप हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस एरिया रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, तो आप आवाज़ फाउंडेशन का जो फेसबुक का पेज है उधर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे भी आवाज़ फाउंडेशन है, ट्विटर पे भी है, सोशल मीडिया पे आप गूगल पे जाके करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो तालीम के हवाले से, स्पेशली बच्चियों की तालीम के हवाले से आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी? जी बिल्कुल, info@awazcds.org.pk हमारा इन्फो आईडी है। वैसे भी गूगल करेंगे या मतलब आवाज़ तो फाउंडेशन आवाज़ के तो नाम आ से जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो ये बहुत information। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन आपकी इजाज़त से एक कॉल भी ले लूँ। जी ज़रूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं इफ़्फ़त बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। इफ़्फ़त साहिबा फ्रॉम इस्लामाबाद। जी फरमाइए इफ़्फ़त साहिबा। एक तो मैं इनसे ये बात करना चाह रही हूँ, ये जो तालीम की बात कर रहे हैं, तालीम तो खैर वो जो है तो है, लेकिन तालीम के साथ साथ सिलेबस पर भी जोर दें ताकि बच्चियों की तरबियत सही हो सके। आजकल हमारे यहाँ तरबियत सही नहीं हो रही बच्चियों की क्या, किसी की भी नहीं हो रही, क्योंकि सिलेबस में से बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने बचपन में पढ़ी थी वो सब निकाल दी गई हैं। बड़ों के आदाब, खाना पीने के आदाब, ये छोटी छोटी चीज़ें जो बिल्कुल प्राइमरी उस पर थी वो सब चीज़ें निकाल दी गई हैं। उनको सिलेबस पे पहले गौर करें, उसके बाद बच्चियों की तालीम की बात करें। तालीम से ज़्यादा तरबियत की बात करें। ठीक है, ये बात मैं करना चाह रही थी। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाह रही हूँ मिशी के अभी आएंगे गफ्फार खानजादा, तो उनसे ज़रा सा आप ये से पूछ लें कि मुझे ऑटोइम्यून की जो बीमारी है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है, अगर वो उसके लिए मुझे कोई दवा बता सकते। ठीक है इफ़्फ़त साहिबा, वैसे आप इस्लामाबाद में ही हैं तो आप उनके क्लिनिक पे भी जा सकती हैं। G9 मरकज़ में, पैरागॉन प्लाजा में, फर्स्ट फ्लोर पे है। लेकिन ऑटो इम्यून के बारे में मैं आपकी जो सवाल है, जब वो आएंगे इंशाल्लाह तो मैं उनसे सबसे पहला सवाल यही करूँगी। और बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है ज़िया रहमान साहब, कि बहुत सारी चीज़ें जो इवन मैंने पढ़ी वो अब बच्चियों को मतलब सिलेबस में ओमिट कर दी गई हैं, निकाल दी गई हैं, जिसमें बहुत सारे उठने बैठने खाने पीने के आदाब जो हैं, तो इसके ऊपर भी आप ज़रूर ज़रा रोशनी डालिएगा। हम लोग तो बहुत अरसे से जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ह्यूमन राइट्स के एक्टर्स हैं, वो सब बहुत अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं इसी सिलसिले में कि हमारे यहाँ लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है, जो बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्किल्स को इंट्रोड्यूस कराए, बच्चों के अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की बात आए, ये चीज़ें जो है वो सिलेबस में डाली जाएं। अभी हमने सुना है कि हुकूमत ने सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, और उसमें मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ़ फेजेज़ में मुख्तलिफ़ एज के बच्चों के लिए जो एज अप्रोप्रिएट निसाब है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जो मार्च 2021 से लागू होना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में। तो होपफुली वो भी एक पॉजिटिव स्टेप है जिसको हम समझते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही कह रही हैं मैम इफ़्फ़त, मैंने जो सिलेबस पढ़ा था वो भी काफ़ी डिफरेंट था, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। हमारे स्कूल के अंदर जो है वो हर तरह के अदबी पीरियड्स भी हुआ करते थे, लेकिन अब वो शायद उस लेवल के ऊपर एंगेजमेंट बच्चों की नहीं करते हैं, जो कि एक चैलेंज है बड़ा। आई थिंक टीचर्स का भी कुछ रोल इसमें होता है कि जिस तरह आप किसी के कमरे में, हम लोग, मुझे याद है, नॉक, अगर लेट हो जाते हैं नॉक करते थे पहले, मे आई कम इन या कैन आई गो प्लीज़, प्लीज़ भी यूज़ करते थे। दूसरी बात ये कि बड़ों को जब आप एंटर होते हैं सलाम करना, ये चीज़ें, ये बेसिक मैनर्स एंड एटिकेट्स जो हैं, ये घर वाले तो बताते हैं लेकिन स्कूल में भी इसको बताया जाता था। जी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चे घर में घुसते हैं, मेहमान बैठे होते हैं, सीधा चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं है। अब बेचारों को बताएंगे नहीं तो फिर बाद में
फिर वो यही लोगों से बातें मेरा ख्याल है सुनेंगे। दोनों तरफ रोल अदा करने की आग जरूरत है है, पेरेंट्स बराबर को लगी भी हुई और है। टीचर्स को भी ये टीचर्स को रोल भी। अदा करना। अच्छा, एक जो मेरा इम्पोर्टेंट सवाल है कि सेकेंडरी बच्चों की तालीम पर इब्तदाई बच्चों की शादियों के ख़िलाफ़ आवाज़ आप लोग उठाते हैं, और सानवी तालीम माशरे में लड़कियों की कमज़ोरियों को किस तरह कम करती है, ये दो सवाल हैं। और ख़ासकर जो अर्ली मैरिजेज़ हो जाती हैं लड़कियों की, लाइक 16, 17, 18 साल में, तो इसको कैसे आप लोग डील करते देखें, हैं? अगर हम सेकेंडरी लेवल तक बच्ची की तालीम को कंटिन्यू रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जो अर्ली एज मैरिज का इशू है ये तो खुद ब खुद ही हल हो जाएगा। ठीक। हमारे कानून में भी ये है कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, सिंध में तो ये कानून लागू हो गया है कि 18 साल की एज से पहले बच्ची की शादी नहीं हो सकती, लेकिन आपको पता है कि अमल दरामद हमारे यहाँ कवानीन तो काफ़ी हैं, लेकिन अमल दरामद अब होना जो 800 है। रुपए का बोला था कि अगर जिसने मास्क नहीं लगाया होगा वो 800 रुपए जुर्माना। मैं परसों से देख रही हूँ कि किसी ने नहीं लगाया हुआ मास्क। तो ये हमारे यहाँ ओवरऑल एक बहुत बड़ा मसला है, और इसी को कहते हैं सिविक एजुकेशन। एजुकेशन में हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं नहीं। तो मैं वापस आता हूँ लड़कियों के इश्यूज़ के ऊपर। ये जो अर्ली मैरिज अर्ली मैरिज का तो देखें, अगर आप हम 15 से 16 साल लग जाते हैं एक बच्ची को मैट्रिकुलेट करते करते, तो अगर हम ये कंप्लीट करेंगे तो हम यकीनन वो अर्ली एज मैरिज वाला जो इशू है उसको भी हल कर पाएंगे। हमारे यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्ची को एजुकेट करना कि उसने सोसाइटी के अंदर कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो तालीम से ही आएगी। ठीक है, हम बहुत छोटी उम्र में उसकी शादी कर देते हैं, उस उम्र में जिस उम्र में रियासत ये समझती है कि बच्ची का शनाख्ती कार्ड भी नहीं बन सकता। मतलब 18 साल की एज रखी है हमने शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, 18 साल की एज रखी है हमने गाड़ी का लाइसेंस बनाने के लिए, मोटर बाइक का लाइसेंस बनाने के लिए, 18 साल की एज हमने रखी है वोट कास्ट करने के लिए। तो हम शादी जैसे इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर हम कैसे 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी कर देते हैं, जब उसने बिल्कुल एक नए इन्वायरमेंट में, नए माहौल के अंदर जाना है, उसका उसकी सेहत पे कितना बुरा असर पड़ता है। उसी पे मैं आ रही थी जी, उसी पे मैं आ रही थी ज़ाहिर रहमान साहब, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया। तो एक नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ गए हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। मेरे साथ ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव आवाज़ फाउंडेशन, जो कि बच्चों और ख़वातीन और जो है नौजवान लड़कियां, उनकी तालीम के हवाले से और दीगर उनके मसाइल के हवाले से पूरे पाकिस्तान में सरगर्म है। बात हम वही कर रहे थे अर्ली मैरिजेस की। आपने बताया कि सिंध में 18 ईयर्स के बाद, उसके बाद जो बाकी सूबे हैं उनके बारे में कहीं भी अभी तक जो है वो 18 साल की नहीं बनी नहीं है, कानून ही नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे की अपनी कानून साजी का इख्तियार है। तो वो अब अनफॉर्चुनेट है कि बाकी सूबों के अंदर ये नहीं है। पंजाब में बहरहाल एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है कि जब तक लड़की का शनाख्ती कार्ड नहीं होगा उसकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन कवानीन की बहुत ही कमज़ोर है, और उसमें ज़ाहिर है कि शहरी जब तक खुद इससे आगाह नहीं होंगे और इसको तस्लीम नहीं करेंगे कि जो कानून बनाए जाते हैं वो ओवरऑल माशरे की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, अच्छाई के लिए बनाए जाते हैं, और इसमें हमारी अपनी बच्चियों का फ़ायदा है। अब एक बच्ची जिसकी अपनी उम्र जो है वो इस तरह की है 12-13 साल की कि वो उसको अपने को नहीं संभाल सकती, वो उसकी अभी पूरी बॉडी, उसकी हड्डियां मजबूत होनी है, बॉडी बननी है, वो एक और नए बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है। माँ की जो फिजियोलॉजी है उसको समझने की ज़रूरत है कि जाहिर है कि उसको कंट्रीब्यूट करना है नए बच्चे के लिए। ठीक है, तो वो उसकी बच्चे की हड्डियां मजबूत करेगी या अपनी करेगी। उसकी खेलने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, लर्निंग की उम्र है, सोसाइटी से लर्न करने की उम्र है। वो उस चक्कर में पड़ जाती है कि उसको सास और ससुर को कैसे संभालना है, इन लॉज की मामलात की पॉलिटिक्स को कैसे देखना है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक नए इन्वायरमेंट में आप एक बच्ची को एकदम भेज दें तो ये बहुत ज़्यादती है उसके साथ। ज़ियाउर रहमान साहब, आप माशाल्लाह से इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। मैंने कहा आपकी ग्रीन टी भी आई है, एक अदर ट्राई तो करें। नहीं, हमारी माशाल्लाह से जो कैंटीन है उसमें बड़ी अच्छी है, एक जरा से पी के देखिए कैसा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छी है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, कमिंग बैक टू ये सेकेंडरी तालीम जो है
लड़कियों की, इसमें जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं वो कुछ इम्प्लीमेंट हो भी रही हैं कि नहीं हो रही, कि अभी आप उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं? देखें, जो सेकेंडरी तालीम के हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी तक तो और सॉरी, इसमें कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो कि इस आपके जो मिशन है इसमें उसको बेहतर कर सकती हैं? हाँ, हम तो यही कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 25A, उसको लेटर इन स्पिरिट में लागू किया जाए। फ्री और कंपलसरी एक्ट्स जहाँ जहाँ बने हुए हैं उनको पूरे तरीके से उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाए। उससे यकीनन अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो यकीनन फिर लड़कों और लड़कियों को बहुत फ़ायदा होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बजट है तालीम के हवाले से, ये हमको पिछले 10-15 साल से ये नारा लगा रहे हैं कि उसको डबल किया जाए, जीडीपी का 4% जो है वो हमारा एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। अभी रिसेंटली हमने एक स्टडी की है जिसके मुताबिक हम ऑलरेडी पाकिस्तान में पिछले 10 साल के दौरान कोई 6,500 अरब रुपए एजुकेशन पे खर्च कर चुके हैं, लेकिन जो डिमांड है वो कोई तकरीबन 12,000 अरब रुपए की है। तो अगले 10 सालों में 12,000 अरब रुपए के करीब जो है वो एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, तब हम मीटअप कर पाएंगे कि जो हमारे 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से डिस्क्रिपेंसी हो चुकी है बाहर हैं वो स्कूलों के अंदर आएँ, और जो हुकूमत ने अपनी कमिटमेंट कर रखी है आलमी सतह के ऊपर भी, हमारे मुल्क के शहरियों के साथ भी गवर्नमेंट्स ने और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज़ में भी लिखा हुआ है कि हम तालीम पे और ख़ास तौर पे बच्चियों की तालीम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए हैं उन प्रॉमिसेस को मीटअप करने के लिए हमें बहरहाल आज जो एजुकेशन के बजट हैं हर साल उनको डबल करना होगा, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बच्चियों की तालीम के टारगेट को पूरा कर सकें। और ये ज़ाहरा रहमान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात कही है कि आप जब बच्चियों को बहुत अर्ली, मेरी खुदारा आप सबसे गुजारिश है कि जो बहुत ही अर्ली स्टेज में बच्चियों की शादियां करते हैं, इसीलिए जब वो बच्चों के पैदाइश के बाद उनको इतनी बीमारियां, प्रॉब्लम्स, हड्डियों में दर्द, क्योंकि उनकी अपनी डेवलपमेंट नहीं हुई होती, अच्छी खुराक नहीं होती, उसके बाद आप शादी भी कर देते हैं। 30,000 माएँ पाकिस्तान में मर जाती हैं हर साल सिर्फ इस वजह से, और उसमें ज़्यादातर अर्ली एज मैरिज की अर्ली मैरिज की वजह से। और वो भी देखें, ये भी बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि लड़की जो है वो 15-16 साल की है और आदमी जो है वो 40-45 साल का है। ये अनफॉर्चुनेट है हमारे माशरे के अंदर। बुनियादी वजह यह है कि जब हम नौजवानों को, अपने बच्चों को चॉइसेस नहीं देंगे, रेस्ट्रिक्शंस हमारे यहाँ इस लेवल की हैं, वो चाहे हम मज़हब के हवाले से देख लें या ओवरऑल सोसाइटल प्रैक्टिसेस हमारी इस तरह की हैं कि हम एक इंटरेक्शन जो है वो होने ही नहीं देते सोसाइटी में। तो फिर जाहिर है कि वो माँ बाप भी, अब हमने ये देखा है कि कोविड के ज़माने में भी बहुत सारे माँ बाप को बहुत जल्दी थी कि हमारी बच्ची जो है वो अपने घर की किसी तरीके से हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा कोविड की वजह से। तो मतलब ये है कि कुछ भी हो, पेरेंट्स हमारे यहाँ बहुत ही सतही सोच के साथ इन चीज़ों को लेते हैं। वो लाइफ को बहुत आसान समझने की कोशिश करते हैं कि जी ठीक है, ये हमारी ज़िम्मे से, ये क्योंकि लड़की को ज़िम्मेदारी समझा जाता है ना, एक बोझ समझा जाता है, तो ये बोझ अपने ज़िम्मे से उतार के दूसरे के ज़िम्मे डाल दिया। और बाद में माँ बाप को लड़की ही पूछती है, लड़के तो सारे भाग जाते हैं। एग्जैक्टली यही सिचुएशन होती है। तो ज़रूरी ये है कि हम वो स्पेसेस क्रिएट करें सोसाइटी के अंदर, वो राइट्स बच्चों को दें ताकि वो इंटरेक्शन हो, वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तब जाके जो है वो मतलब एक रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ पाता है। हमारे यहाँ तो रिलेशनशिप्स पे बात ही नहीं होती, मतलब हमारी तो ज़ुबानें जो हैं वो रुक जाती हैं जब हम रिलेशनशिप के इश्यूज़ के ऊपर ओपनली अपनी सोसाइटी के अंदर बात करना चाहें तो ज़रा मुश्किल होती है, और आपको पता है वो मुश्किलात क्यों होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज़िया रहमान साहब, बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में आप जो है इस हवाले से एक तो अवेयरनेस फैला रहे हैं, ऊपर से आप इस पे बहुत काम कर रहे हैं कि लड़कियों की सेकेंडरी एजुकेशन और बच्चों की सेहत और ख़वातीन की सेहत कितनी इम्पोर्टेंस रखती है एक माशरे को बेहतर माशरा बनाने में। तो जाते आते आपको अच्छा सा पैगाम आवाज़ फाउंडेशन के हवाले से कहना चाहेंगे? आप अपने
जो ईमेल है, ताकि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हमारा शो देखा जाए उन तक आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन पहुँचे, ईमेल दोबारा से ज़रा आहिस्ता सा बताइएगा। जी मैं ज़रूर बताता हूँ, लेकिन पैगाम मेरा ये है बुनियादी तौर पे कि ये पेरेंट्स यानी माँ बाप और रियासत दोनों की ज़िम्मेदारी है। हमें हमारे जो माँ बाप हैं उनको भी ये समझाना है कि अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूल के अंदर लाजमी भेजें और कम अज़ कम मैट्रिक तक ज़रूर भेजें। वो दुनिया में कहीं भी जाएंगे, किसी भी जगह के ऊपर काम करेंगे, हत्ता कि वो मजदूरी भी करेंगे, अगर वो थोड़े से पढ़े लिखे होंगे, वो अपना हिसाब किताब जान सकेंगे, तो वो कम अज़ कम अपनी मजदूरी का हिसाब ठीक तरीके से लेंगे, तो वो उनकी लाइफ पे काफ़ी असर पड़ेगा। रियासत की ज़िम्मेदारी ये है कि वो इन्वेस्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर। बाकी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन हम ये समझते हैं और ये आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने भी पिछले दिनों एक तकरीर में ये कहा कि एजुकेशन जो है वो फर्स्ट है, एजुकेशन प्रायोरिटी है। लोग भी यही कह रहे हैं कि एजुकेशन प्रायोरिटी है, तो फिर कौन सी कुव्वतें ऐसी हैं जो एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं होने देती? हमें उसके ऊपर मिल के काम करना होगा, हुकूमत को भी, सिविल सोसाइटी को भी, वालदैन को भी। इंशाल्लाह। हमारा जो ईमेल आईडी है info@awazcds.org.pk। अगर सिर्फ आवाज़ लिखेंगे, आवाज़ सेंटर फॉर डेवलपमेंट सर्विसेज, तो सारी डिटेल जो है वो आ जाएगी गूगल पे। जी जी बिल्कुल। और फेसबुक पे आपका आवाज़ फाउंडेशन के आवाज़ फाउंडेशन। ओके, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़िया रहमान साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त अवेयरनेस फैलाई और इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि आप दोबारा तशरीफ़ लाएँ ताकि वक्तन फ़वक्तन जो है इस बारे में जितने हमारे व्यूअर्स हैं उन तक आपकी जो मैसेज है ख़वातीन स्पेशली यंग लड़कियों की एजुकेशन के हवाले से वो दोबारा से जी। थैंक यू।